गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो कल हमने गॉस थ्योरम पढ़ी, उसका प्रूफ पढ़ा, फिर डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ा फ्रॉम गॉस थ्योरम। आज पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो एप्लीकेशन 3 है बेटा, जनरली जो सिलेबस में है। तो हम पहली जो एप्लीकेशन है मतलब गॉस थ्योरम का यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए। तो आज करेंगे बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक तो हमने इनफाइनाइट माननी है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। ठीक है, तो हमने एक वायर कंसीडर कर ली बेटा ये। ठीक है, ये इनफाइनाइटली है, ये है, ये इधर को भी बहुत लंबी है, इस साइड को भी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट लेंथ मतलब दोनों तरफ को बहुत ज्यादा, मतलब इनफाइनाइट लेंथ है इसकी। क्लियर। और इसमें जो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसकी जो चार्ज डेंसिटी कितनी मान लिया हमने, यूनिफॉर्म लैम्डा, क्योंकि ये लाइन है तो लाइन में क्या चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें कौन सी चार्ज डेंसिटी आएगी बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, फर्स्ट यूनिट के। तो ये लैम्डा मान ली बेटा हमने, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी है इस वायर के ऊपर, क्योंकि इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो हमने इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे पहले डायरेक्शन देखनी है हमने, किस तरफ को है। तो बेटा अब ये इनफाइनाइट वायर तो हमने एक आर्बिट्रेरी ओरिजिन मान लिया ओ, और ओ से इस पी पॉइंट की दूरी कितनी है, आर। ठीक है, परपेंडिकुलर दूरी। अब हमने जो आर्बिट्रेरी ओरिजिन है इसके दोनों तरफ हमने एक स्मॉल एलिमेंट लेने, इस लाइन एलिमेंट, इस वायर के दो एलिमेंट ले लिए हमने इक्वल लेंथ के, और बराबर दूरी पे हैं ये और ये। ठीक, जब ये बराबर दूरी पे, आर भी सेम है, तो बेटा ये जो ये दूरी है पी पॉइंट की, P1 से और P2 से पी पॉइंट की दूरी बराबर होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा दोनों को क्या होगा बेटा, यहाँ पर सेम होगा। लेकिन E1 की डायरेक्शन, क्योंकि हमने पॉजिटिव आना तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स यहाँ पर इधर को आएगी। अब E1 एंड E2 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम, दो, इसे E1 इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कौन से, एक तो वन कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू ओपी, ये जो ओपी है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, एक E1 का कंपोनेंट कहाँ आएगा, इधर को अलोंग ओपी। उसी तरह से E2 का कंपोनेंट एक परपेंडिकुलर टू ओपी एंड अलोंग ई। अभी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है क्या होंगे बेटा, इक्वल एंड अपोजिट दे गेट कैंसिल आउट। तो इन दोनों का जो इफेक्ट वो कहाँ आएगा बेटा, अलोंग ओपी, इस तरफ को आएगा। द सेम इज ट्रू फॉर ऑल पेयर्स, इसके सब पेयर के लिए वैसे ही प्रूव होगा बेटा। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, कैसे होगी, रेडियल फील्ड होगी। अब आउटवर्ड होगी तो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर नेगेटिव होगा तो कहाँ है बेटा, इनवर्ड होगी। क्लियर। अब ध्यान देना बेटा, अब ये जो वायर है इनफाइनाइट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आर्क डिस्टेंस के ऊपर तो डिपेंड करेगी कि वायर से पी पॉइंट की दूरी कितनी है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। लेकिन पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि पी आर मान लो फिक्स है, तो पी चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, बराबर दूरी पे, तो क्योंकि वायर इनफाइनाइट है तो सब पॉइंट के ऊपर फील्ड कैसी होगी, इसके कारण रेडियल फील्ड होगी। क्लियर। तो मैंने यहां लिखा है बेटा, कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर, जो मैंने बोला वही लिखा है बेटा यहाँ पर, विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मान लो हमने पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, टू फाइंड द फील्ड ड्यू एट पॉइंट पी। ठीक है, टेक 2.2, हमने क्या किया बेटा, टेक टू लाइन एलिमेंट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑन आइदर साइड ऑफ आर्बिट्रेरी ओरिजिन, जो हमने आर्बिट्रेरी ओरिजिन माना है उसके दोनों साइड बराबर दूरी पे हैं। और E1 और E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस लाइन एलिमेंट, जो लाइन एलिमेंट है इनके कारण क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। अब वही E1 वही लिखा जो मैं बोल रहा हूँ बेटा, E1 को हमने दो कंपोनेंट रिजॉल्व किया, एक perpendicular to OP and along OP. The perpendicular component get cancelled out and the component along OP are added. The field is at point P is radial. Clear. And this point field electric magnitude of electric depends upon R but does not depends upon position of P. ठीक। अब बेटा हमने किसका यूज करना है, गॉस थ्योरम का यूज करना है। तो हमें पता है बेटा गॉस थ्योरम के लिए हम एक क्लोज सरफेस के लिए चूज करते हैं। तो इस वायर के लिए हम कैसा सरफेस लेते हैं बेटा, हम सिलिंड्रिकल सरफेस। वैसे मैंने यहां पर दिखाया दूसरे डायग्राम में, ये जब हम यहां पर भी प्लॉट करना चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ऐसे, लेकिन फिर वो डायग्राम हम ऐसे, ठीक है, ये और ये सिलिंड्रिकल सरफेस लेना पड़ेगा हमें। तो हमने लेट अस कंसीडर राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस वही r एंड लेंथ, इस सिलेंडर की लेंथ कितनी मान ली बेटा हमने, l। और जो सिलेंडर की जो एक्सिस है उस एक्सिस पे क्या सपोज किया हमने, वायर। ये जो वायर है, ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, ये कहां पर है, ये सिलेंडर की एक्सिस पे है। ठीक है, तो जो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होगा वो इस वायर से बराबर दूरी पे होगा बेटा। क्लियर।
तो हमने क्या कंसीडर, लेट अस कंसीडर राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l विद द वायर एज इट्स एक्सिस। जो वायर है उसकी, जो ये इनफाइनाइट वायर है, इसकी एक्सिस पे है। क्लियर। अब ध्यान देना बेटा, जो कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं हम, जैसे मैंने ये बोतल है हमारे पास, ठीक है, ये जो बोतल है ये कौन सा, ये राइट सर्कुलर, ये इस तरह से। अब जो वायर के एक्सिस पे है, तो कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे इसके कर्व के ऊपर, जो सिलिंड्रिकल क्या होंगे बेटा, इस वायर से बराबर दूरी पे है, तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑन एट एवरी पॉइंट ऑन द कर्व्ड सरफेस इज सेम। और साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, कैसी होगी बेटा, रेडियल। पहुंचे तो हमने बाहर की ओर रेडियल, और जो इसके ऊपर एरिया में अगर डीएस एलिमेंट मानते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, ये डीएस, तो एरिया वेक्टर कहां आएगा बेटा, वो भी ऑडवर्ड नॉर्मल। तो नॉर्मल कहां आएगा बेटा, ऊपर की ओर, या डीएस वेक्टर भी लिख सकते हैं आप इसको, डीएस वेक्टर भी, मतलब डीएस वेक्टर और ई या एन कैप, इन दोनों के बेटा सेम डायरेक्शन में यहां पर। तो ये क्या है, जैसे ये है एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर को, और इसके ऊपर जो आउटवर्ड नॉर्मल वो भी कहां बनेगा बेटा, ऊपर को। तो कितना एंगल बनेगा बेटा इनके बीच में, 0 डिग्री। तो पता लगे ऑन कर्व्ड सरफेस मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज सेम बिकॉज ऑल पॉइंट्स आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। एंड आल्सो ई एंड एन कैप या डीएस वेक्टर भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, ई एंड डीएस वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। तो कितना होगा बेटा, पहले हमने कर्व्ड सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, फिर एंड का बाद में देखते हैं। तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, कितना आएगा बेटा, वही ई डॉट डीएस। हमने सी लगा रहे हैं, कर्व्ड सरफेस का निकाल रहे हैं, ई डीएस, और ई और डीएस के बीच में कितना डिग्री का एंगल है कर्व्ड सरफेस के ऊपर, 0 डिग्री, क्योंकि दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो cos 0 बेटा कितना होता है 1, तो ई बाहर आ जाएगा ds। अब ध्यान दो, ये जो छोटे छोटे ds एलिमेंट है, इन सबको मिला के क्या बन जाएगा, कर्व। और किसका कर्व बने, कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा, वो किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r h। लेकिन h की जगह क्या है यहाँ पर, लेंथ यूज करें हम l, h क्या है यहाँ पर, l u है, तो कितना बन जाएगा बेटा, ई ds क्या बन जाएगा, 2 पाई r h, h क्या है यहाँ पर, l है, 2 पाई r l। तो ये आ जाएगा बेटा कर्व्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ध्यान देना बेटा, एंड्स के ऊपर, ये जो एंड्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर नॉर्मल कहां बने, आउटवर्ड नॉर्मल। जैसे ये है नॉर्मल, तो आपको पता है आउटवर्ड नॉर्मल, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल ऐसे। लेकिन जो वायर है इस तरफ का इस तरफ, तो उस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, यहां पर ध्यान देना है, कहां है बेटा, रेडियल इधर को है, और एरिया वेक्टर इधर को बनेगा, एन कैप या डीएस वेक्टर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के और डीएस के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। यहां पर देखो इस एंड पे आउटवर्ड नॉर्मल कहां बनेगा बेटा, क्योंकि हम अंदर कौन लेते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये कहां बनेगा बेटा, इधर को, या डीएस वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है रेडियल होगी, तो ई और डीएस के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा बेटा, 90। तो ऑन बोथ एंड्स, ठीक है, ध्यान देना, ऑन बोथ ऑन द एंड्स एंगल बिटवीन ई एंड आउटवर्ड नॉर्मल एन कैप या डीएस वेक्टर क्या होगा, 90 डिग्री। अब फ्लक्स तो वही होता है ई डॉट डीएस, ई डीएस कॉस, अब 0 की जगह क्या होगा वहां पर 90, और cos 90 कितना होता है बेटा, 0। तो फ्लक्स कितना आएगा, 0। तो हमने वो लिखा नहीं है, तो हमने सीधा लिखना है, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, देयरफॉर द एंड्स मेक, दीज एंड्स मेक्स नो कंट्रीब्यूशन टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब ये जो सिलेंडर है, इसमें इसका फ्लक्स भी 0 होगा, इसका फ्लक्स भी 0, तो सिर्फ कौन सा सरफेस बच गया बेटा, कर्व्ड सरफेस। तो जो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स होगा वही फ्लक्स आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, क्योंकि इनका 0, इसका 0, इसका आएगा, तो टोटल फ्लक्स में कितना आएगा, इस जो कर्व्ड सरफेस एरिया उसी का आएगा। तो ध्यान देना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द होल सिलेंडर इज phi e, उसको हम phi e लिख देते हैं टोटल फ्लक्स को, इज इक्वल टू, वो तो वही आएगा बेटा जो कर्व का आया, e इंटू 2 पाई r l। ठीक है, अब बेटा ध्यान देना, व्हाट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंडर। हमें पता है बेटा लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पढ़ाया हो आपको, तो चार्ज कितना आएगा, लैम्डा इंटू लेंथ। तो इस सिलेंडर के अंदर कितनी वायर है, जितनी सिलेंडर की लेंथ है उतनी वायर आई हुई है, और वायर के ऊपर कितनी चार्ज डेंसिटी, वो यूनिफॉर्म है, लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू लेंथ, लैम्डा इंटू एल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर क्यू मान लिया उसको, कितना बन जाएगा, लैम्डा इंटू एल। क्लियर हो गया। अब बेटा हमने गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या बोलते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, ये सरफेस इंटीग्रल भी बोलते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो उसी को बोला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही है 1 अपॉन एप्सिलॉन टू टोटल चार्ज। अब बेटा phi e हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ये कितना है टोटल फ्लक्स, E इंटू 2 पाई आर एल, ये वैल्यू वहां पुट कर दो, इज इक्वल टू चार्ज कितना है बेटा, लैम्डा एल है। ठीक है,
तो लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल, ये 2 पाई आर इस साइड ले आओ, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो कैसे वेरी करता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, E is inversely proportional to the distance। क्लियर। अब ध्यान देना, अगर लैम्डा पॉजिटिव है, लैम्डा जो है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो कब होगा लैम्डा, जब लैम्डा क्या होगा, मतलब चार्ज पॉजिटिव होगा, तो उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन जीरो। तो फील्ड कैसे आएगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, जैसे ये वायर है, इसमें का इधर को उधर को रेडियली आउटवर्ड जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर नेगेटिव चार्ज होता है ये, तो कहां थी, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज रेडियली आउटवर्ड्स, और अगर लैम्डा लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव चार्ज, जो वायर है नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये क्या होगा, रेडियली इनवर्ड्स। तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्ट्रेट वायर। ठीक है, वो भी इनफाइनाइट है, ये है। अब इसके ऊपर बेटा एक न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे ये है एन इनफाइनाइटली लाइन चार्ज, एक इनफाइनाइटली लाइन चार्ज है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, कितने डिस्टेंस पे, 0.02 मीटर पे। ठीक है, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमने क्या कैलकुलेट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमें पता है बेटा, देखो E कितना दिया है, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और रेडियस कितने डिस्टेंस पे ये प्रोड्यूस हो रही है, 0.02 मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/100, नहीं तो फिर वहां पर जब कैलकुलेट तब पुट कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो। तो हमें पता है बेटा E = लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये क्यों किया हमने, क्योंकि हम बेटा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, कितनी होती है, 9 × 10⁹ तब। तो ये E की वैल्यू दी हुई है बेटा, 9 × 10⁴ इज इक्वल टू 2 ऐसे रखा, इंटू 1/4 पाई के होते हैं 9 × 10⁹, लैम्डा तो कैलकुलेट करना है, गुणा लैम्डा अपॉन आर, आर कितना है 0.02। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और लैम्डा निकाल लो बेटा, ये आ जाएगा मेरा 9 × 10⁴ इंटू 0.02 अपॉन, ये 2 नीचे आएगा, 9 × 10 को 9 भी नीचे आएगा बेटा, 2 9 10 को 9 से 9 कट जाएगा, फिर अभी 2 नहीं काटा मैंने, 10⁴ इंटू 2 2/100 आ जाएगा, ये 2 × 10⁹ तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा। अभी अभी नीचे 10⁻, कितने बन जाएंगे नीचे 11, और ऊपर 4 है, तो कितना बन जाएगा 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। क्लियर। तो इस टाइप के बेटा आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, और ये आर्टिकल भी बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। क्लियर बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी बेटा तो आपने दोबारा से मुझसे पूछना है। क्लियर, ओके, थैंक यू।